नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर दे रही थी, वही अब उसके गले में अटक गया है। बिहार में आए दिन हो रही हत्याओं पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बड़े तीखे तेवर दिखा रहे थे। 24 सितंबर को ही उन्होंने ट्वीट करके नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा था कि मुजफ्फरपुर में पूर्व मेयर को दिन दहाड़े AK-47 से मार दिया गया। तेजस्वी का आरोप था कि नीतीश जी की नाकामियों से बिहार में AK-47 आम हथियार हो गया है। उन्होंने तंज कसा था कि अगर कुछ दिनों में बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम अगर अपराधियों के पैर भी पकड़े तो अचंभित नहीं होना, क्योंकि बिहार पुलिस से ज्यादा AK-47 अपराधियों के पास है। ऐसा तेजस्वी ने ट्विटर पर लिखा था। अब उन्हीं तेजस्वी यादव का नाम बिहार के पूर्णिया में हत्या के आरोपी के तौर पर दर्ज हो चुका है। उन पर आरजेडी के ही पूर्व दलित नेता शक्ति मलिक की हत्या का आरोप है। उन्हीं शक्ति मलिक की हत्या का जिन्होंने 30 सितंबर को पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में टिकट देने के बदले 50 लाख रुपए मांगे थे। इस सनसनीखेज आरोप ने के चौथे ही दिन सुबह सुबह शक्ति मलिक को उनके घर में घुसकर गोलियों से भून दिया गया। शक्ति मलिक की पत्नी ने इस मामले में तेजस्वी के अलावा उनके भाई तेज प्रताप यादव और आरजेडी नेता अनिल कुमार साधु के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई। बिहार की राजनीति में अनिल कुमार साधु की पहचान केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के दामाद के रूप में ही है। वो बिहार के अररिया जिले के हैं, जो पूर्णिया के पड़ोस में ही। जिन शक्ति मलिक की हत्या हुई है वो अररिया जिले की ही एक सीट से चुनाव लड़ने के दावेदार थे और आरजेडी से निकाले जाने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे थे। तेजस्वी और तेज प्रताप के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। जेडीयू के नेता आरोप लगा रहे हैं कि शक्ति मलिक ने जो आरोप लगाए थे उससे आरजेडी की दलित विरोधी सोच बेनकाब हो गई थी। अब शक्ति मलिक की पत्नी ने जो FIR दर्ज कराई है उससे साफ है कि यह राजनीतिक हत्या का मामला है। वहीं आरजेडी के नेता इसे बिहार सरकार की साजिश बता रहे हैं। उनका दावा है कि जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि तब तक पूर्णिया और बिहार की राजनीति में गंगा में कितना बह चुका होगा पानी, इसका अंदाजा भी आरजेडी के नेताओं को अच्छी तरह है। ये राजनीतिक हत्या है या फिर हत्या पर सिर्फ राजनीति हो रही है, अभी किसी को कुछ नहीं पता। फिर भी पूर्णिया का 22 साल पुरानी खूनी राजनीति की यादें तो ताजा हो ही गई। वो 14 जून 1998 की तारीख थी। लोकसभा चुनाव में चढ़ा चुनावी पारा ठंडा भी नहीं हुआ था कि पूर्णिया में CPM के विधायक अजीत सरकार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उनके ड्राइवर और एक समर्थक की भी मौत हो गई थी। अजीत सरकार की हत्या का आरोप तब पप्पू यादव पर लगा था, जो उन दिनों आरजेडी के नेता हुआ करते थे। पप्पू यादव को 2008 में पूर्णिया की अदालत ने दोषी करार दिया, लेकिन बाद में वो हाईकोर्ट से बरी हो गए थे। अजीत सरकार हत्याकांड की जांच से हाईकोर्ट का फैसला आने तक करीब 18 साल का वक्त पप्पू यादव अपने दामन पर दाग लिए ही घूमते रहे। अब उसी पूर्णिया में फिर एक नेता का खून हुआ, जिसका दाग तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव पर लग चुका है। अगर तुम अपना आवाज उठाने का काम करोगे या अपना समाज को तुम एक करने का काम करोगे तो तुमको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा। वो तेजस्वी यादव जी को धमकी में दिए। बिहार में खूनी सियासत की डरावनी तस्वीर।9mm कार्बाइन जो होता है वो पुलिस, बंगाल पुलिस ही यूज करती है। पश्चिम बंगाल में जारी रंजिश की राजनीति। राजनीति का रक्त चरित्र। बिहार में एक दलित नेता की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। पश्चिम बंगाल में एक नेता को गोलियों से भून दिया जाता है। शक्ति मलिक और मनीष शुक्ला उस गंदी राजनीति की बलि चढ़ा दिए जाते हैं जिसमें विचारों की लड़ाई लड़ना मौत को दावत देने जैसी हो चली है, जिसमें विरोध की आवाज बुलंद करना जान जोखिम में डालने जैसा हो चला है, जिसमें राजनीतिक और वैचारिक अदावत में गोलियां चलना आम बात हो गई है।
आज हम आपको राजनीति के उसी रक्त चरित्र की भयावह तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। बिहार के पूर्णिया में रविवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब शक्ति मल्लिक नाम के एक दलित नेता की हत्या कर दी गई। दिन की रोशनी में मुंह पर गमछा बांध कर आए कुछ लोगों ने शक्ति मल्लिक को गोलियों से भून दिया। घर में घुसकर नकाबपोश हत्यारों ने शक्ति के सीने में 3 गोलियां दागी और उन्हें मौत की नींद सुला दिया। चुनाव से ऐन पहले हुई इस वारदात ने बिहार की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस वारदात में हत्यारों के अलावे जिन 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें 2 ऐसे चेहरे शामिल हैं जो बिहार की राजनीति में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं। जी हां, शक्ति मल्लिक की हत्या में आरजेडी के मौजूदा SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु, मनोज, सुनीता और कालू पासवान समेत तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि शक्ति मल्लिक कौन थे और उनकी हत्या पर आरोपों के तीर बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव पर क्यों छोड़े जा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि जिन शक्ति मल्लिक की हत्या हुई वो कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के अनुसूचित जाति और जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव थे। वो आरजेडी के टिकट पर बिहार के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन 11 सितंबर को शक्ति मल्लिक को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद शक्ति ने 16 सितंबर को आरजेडी के खिलाफ पूर्णिया में पुतला दहन किया, जबकि 4 अक्टूबर को नकाबपोश हत्यारों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उम्मीदवारी के लेके हम तेजस्वी जी से हमने बात किए, अनिल कुमार साधु जी से बात किए, तो उन्होंने कहा कि आप जो है कि रानीगंज विधानसभा से अपना तैयारी कीजिए। प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु जी मुझे ऑनलाइन फोन किए कि मल्लिक जी आप कहाँ हैं। हम बोले कि सर हम तो रानीगंज विधानसभा में अपना काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं आप जल्दी कार्यालय आ जाइए, पटना आपसे काम है। तो तेजस्वी यादव जी घर से बाहर निकले, वो बोले मल्लिक जी बोलिए क्या हाल है। बोले प्रणाम सर, बहुत अच्छा हाल है, लेकिन देखिए ना अनिल साधु जी बोल रहे हैं कुछ डोनेशन के लिए। तो तेजस्वी यादव जी बोले कि डोनेशन तो आपको देना पड़ेगा, तो तुम टिकट लेके चुनाव लड़ो और नहीं तो यहाँ से निकलो। हमने सर हम आपका राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश सचिव है, आपका पार्टी के लिए हम लोग बहुत काम किए हैं, लेकिन आप इस तरह से बोलिएगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो तेजस्वी यादव जी बोले कि तुम जात का रहेगा और तुमको विधानसभा नहीं जाने देंगे। 30 सितंबर को शक्ति मल्लिक ने अपने ही नेता तेजस्वी यादव पर न सिर्फ टिकट के एवज में पैसों की मांग करने का आरोप लगाया, बल्कि तेजस्वी और तेज प्रताप यादव पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप मढ़ा। न्यूज़ 18 इंडिया के पास शक्ति मल्लिक के लगाए उन आरोपों का वीडियो भी है, जिसमें वो अपनी जान पर खतरे की बात कह रहे हैं। तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि मेरा पिताजी लालू प्रसाद यादव जी है, अगर तुम अपना आवाज उठाने का काम करोगे या अपना समाज को तुम एक करने का काम करोगे तो तुमको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा। वो तेजस्वी यादव जी उनको धमकी भी दिए है। बोले हम लालू यादव का बेटा है, प्रतिपक्ष नेता है, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी है। शक्ति मल्लिक ने अपनी मौत से पहले आरजेडी नेताओं तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के खिलाफ ऐसे आरोप लगाए थे जिनसे डर्टी पॉलिटिक्स की हकीकत पता चल सकती है। अगर मौत से पहले लगाए गए शक्ति मल्लिक के आरोप सही हैं, तो राजनीति में पैसे के खेल का भी पर्दाफाश हो सकता है। लिहाजा बिहार पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। फिलहाल बिहार पुलिस शक्ति मल्लिक हत्याकांड में एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ हर उस कड़ी की तलाश कर रही है जिससे राजनीति के इस रक्त चरित्र का नकाब उतारा जा सके। फॉरेंसिक टीम ने तमाम साक्ष्य इकट्ठा कर लिए हैं, तो हत्याकांड से जुड़े तमाम पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
और उनका बैंक अकाउंट वगैरह जो है उसका भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो इन सभी बिंदुओं पे एनालिसिस किया जा रहा है और उनके मोबाइल का ही इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जितना हम लोगों ने देखा और परिजनों से पूछने पे जानकारी प्राप्त हुई है कि जो एक उनके मोबाइल की जांच करने पे हम लोग को प्राप्त हुआ है कि उनको 11/9/2020 को आरजेडी से निष्कासित किया गया था। पुलिस की तफ्तीश जारी है तो इस मामले में शक्ति मल्लिक की पत्नी अब भी तेजस्वी और तेज प्रताप यादव पर अपने पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा रही हैं। न्यूज 18 इंडिया ने जब शक्ति मल्लिक की पत्नी खुशबू से बातचीत की तो उन्होंने अपनी और अपने बच्चों की जान को भी खतरा बताया और सुरक्षा की मांग की। क्योंकि उन्होंने ही 50 लाख रुपया टिकट के बदले की मांग की थी। उन्होंने बोला कि 50 लाख रुपया दो तब टिकट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और जाति सूचक सब बोल के वहाँ से धक्का मार के भगा दिया गया था। वो लोग को हमको भी नज़र है, हम पे भी वो लोग को मेरा भी कभी भी हत्या करवा सकता है। हम मांग करते हैं कि हमको भी सुरक्षा दिया जाए। हम घर में अकेले रहते हैं, मेरा छोटा छोटा 3 गो बच्चा है। बिहार में चुनावों की तारीख तय हो चुकी है, ऐसे में सियासी सरगर्मी भी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन हैरानी तब होती है जब राजनीति के अखाड़े में गोलियां चलती हैं, दिन दहाड़े हत्याओं को अंजाम दिया जाता है और इन हत्याओं पर राजनीति की रोटियां सेकी जाती हैं। शक्ति मल्लिक की मौत पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव का नाम सामने आते ही तमाम विरोधी पार्टियां मुखर हो गई हैं। चुनावी बिसात पर हर कोई इस सनसनीखेज हत्याकांड के जरिए नफा कमाने की जुगत में है। हालांकि बिहार में खूनी राजनीति एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें पिछले कुछ साल से कुछ कमी जरूर आई थी। उसकी एक वजह यह भी थी कि बिहार के पड़ोसी पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा और हत्याओं पर बवाल बेकाबू होने लगा था। पश्चिम बंगाल एक बार फिर एक सियासी हत्याकांड पर सुलग उठा है। बंगाल में एक बीजेपी नेता की हत्या पर किस तरह बवाल मचा है और क्यों उस कत्ल पर को लेकर पुलिस कटघरे में है, एक छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे। बिहार में हत्या पर राजनीति और राजनीतिक हत्याओं का दौर बहुत पुराना है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री केवी सहाय, रेल मंत्री रहे ललित नारायण मिश्रा, जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष रहे चंद्रशेखर, सीपीएम के विधायक अजीत सरकार, बिहार के पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद, काफी लंबी लिस्ट। ज्यादातर मामलों में जो हाई प्रोफाइल आरोपी थे वो बरसों तक चली जांच और फिर उससे भी लंबी कानूनी लड़ाई में बरी हो गए। इससे राजनीति में सफल होने के लिए अपराध का शॉर्टकट आजमाने वाले नेताओं का हौसला बढ़ा और राजनीति के अपराधीकरण का विस्तार होता चला गया। उत्तर भारत में कभी यूपी और बिहार ही राजनीतिक हिंसा और चुनावी हत्याओं के लिए बदनाम थे, लेकिन अब तो पश्चिम बंगाल ने सबको पीछे छोड़ दिया। 2018 में एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने बताया कि देश में उस साल कुल 54 राजनीतिक हत्याएं हुई, जिनमें सबसे ज्यादा 12 हत्याएं पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई। 9 राजनीतिक हत्याओं के साथ बिहार दूसरे और 7 हत्याओं के साथ महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर था। हालांकि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं के आंकड़े पर काफी विवाद भी हुआ था, क्योंकि जून 2018 में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी में बताया था कि 2017 से जून 2018 के बीच पश्चिम बंगाल में राजनीतिक कारणों से 96 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद भी न तो बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमी और न ही राजनीति से जुड़े लोगों की हत्या पर बवाल रुका। आज भी बंगाल के बैरकपुर इलाके में एक बीजेपी नेता की हत्या से तनाव फैला हुआ है। लोकतंत्र पर खून के धब्बे कभी साफ भी होंगे, अब तो इस बात पर भी सवाल है। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट में राजनीति के अपराधीकरण के मुद्दे पर ही सुनवाई चल रही थी। तब के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा 5 जजों की संविधान पीठ की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने अपनी एक टिप्पणी में सी राजगोपालाचारी को याद किया, जिन्होंने 1922 में अपनी जेल डायरी में लिखा था कि चुनाव और उसमें भ्रष्टाचार, जनता के साथ अन्याय, धन बल का खुला इस्तेमाल और अक्षम प्रशासन, ये सब मिलकर आजादी मिलते ही हमारी जिंदगी को नर्क बना दे। आजादी मिलने से 25 साल पहले जो चिंता राजा जी ने जताई थी वो अब तक मिटी नहीं, बल्कि राजनीति की ऐसी सच्चाई बन चुकी है जिसके सामने सबने घुटने टेक दिए हैं। सबने मान लिया है कि राजनीति के सिक्के का दूसरा पहलू अपराध ही है। पुलिस का पूरी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि 9mm कार्बाइन जो होता है वो बंगाल पुलिस ही यूज करती है।
राजनीति का रक्त चरित्र। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बैरकपुर में बीजेपी समर्थकों ने चक्का जाम कर दिया, बीच सड़क पर टायर जलाए गए, ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में खूनी राजनीति का स्याह चेहरा एक बार फिर सामने आया है। वैचारिक मतभेद और राजनीतिक अदावत में हत्या के आरोपों से एक बार फिर पश्चिम बंगाल की सियासत में आग लगी है। बीजेपी सत्ताधारी पार्टी पर अपने नेताओं के कत्लेआम, टीएमसी पर गुंडाराज को बढ़ावा देने और पुलिस पर मूक दर्शक बने रहने के आरोप लगा रही है। दरअसल 4 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ता मनीष शुक्ला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि पुलिस की मिलीभगत से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसके बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हल्ला बोल दिया। बीजेपी का हल्ला बोल जारी है, लेकिन फजीहत उस सियासत की हो रही है जिसमें अब शायद विचारों की जगह बंदूकों ने ले ली है। राजनीति रंजिश में गोलियां चल रही हैं, बेवजह खून बहाया जा रहा है। इस बार राजनीति के इस खूनी संघर्ष का शिकार बन गए मनीष शुक्ला, एक युवा नेता जिसने राजनीति की पिच पर कदम रखा ही था, जिसने पश्चिम बंगाल में बीजेपी का झंडा बुलंद करने की कोशिश शुरू ही की थी। लेकिन बीजेपी के मनीष शुक्ला की राजनीतिक उड़ान अपने मुकाम तक पहुंच पाती उससे पहले ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। जानकारी के मुताबिक रात के करीब 8:30 बजे मनीष शुक्ला बीजेपी कार्यालय की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में 4 मोटरसाइकिल पर 8 लोग आए और गोलियां चलाने लगे। 20 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें मनीष का शरीर छलनी हो गया। घटना के बाद मनीष को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मनीष शुक्ला वकील के साथ साथ बीजेपी के युवा नेता के तौर पर जाने जाते थे। वो उत्तर 24 परगना जिला कार्यकारिणी के सदस्य थे। वो बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के करीबी थे। लेकिन आपको बता दें कि बैरकपुर के टीटागढ़ पुलिस स्टेशन के ठीक सामने उन्हें गोलियों से भून दिया गया। यही वजह है कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का गुस्सा चरम पर है। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि इस हत्याकांड में पुलिस की मिलीभगत है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि पुलिस की बंदूक से ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बीजेपी की माने तो इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस की कार्बाइन का इस्तेमाल किया गया। पॉलिटिकल लिंक तो 100% है। सबसे बड़ा बात है कि रक्षा की भक्षक हो गया है इसमें। पॉलिटिकल लिंक के साथ साथ पुलिस का पूरी इन्वॉल्वमेंट है। पुलिस बांग्ला बोलबो ना हिंदी पुलिस का पूरी इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि जिस हथियार से हत्या की गई है वो हथियार पुलिस के पास ही है। क्योंकि 9mm कार्बाइन जो होता है वो पुलिस बंगाल पुलिस ही यूज करती है। पहले सबके आर्म्स जब्त करवाए, जब्त करने के बाद थाने के आर्म्स के लाइसेंस कैंसिल करवाए। उसके बाद थाने के पास इतनी बड़ी घटना हो जाना, इसका मतलब है कि कोई भी अपराधी इतना साहस नहीं कर सकता कि थाने के पास स्टेन गन लेकर जाए। निश्चित रूप से इसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। अगर मनीष शुक्ला की हत्या में पुलिस की कार्बाइन का इस्तेमाल किया गया तो ये बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि तब ये सवाल उठेंगे कि पुलिस की बंदूक हत्यारों के हाथ कैसे लगी। क्या पश्चिम बंगाल पुलिस हत्यारों की मदद कर रही थी? और अगर पुलिस ने हत्यारों की मदद की तो किसके कहने पर? फिलहाल बैरकपुर में हलचल तेज है। बताया जा रहा है कि सनसनीखेज घटना के बाद बैरकपुर में संयुक्त पुलिस आयुक्त अजय ठाकुर मौके पर पहुंचे थे। यही नहीं, घटनास्थल का मुआयना करने पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा भी पहुंचे थे। तो अब मामले की तफ्तीश शुरू हो गई है। यह अलग बात है कि वारदात की वजह अभी साफ नहीं हो पाई। नहीं, वो मैं नहीं बता सकता। इन्वेस्टिगेशन का डिटेल नहीं बता सकता। Anyone detained, sir? Anyone detained for question? बैरकपुर पुलिस चाहे लाख दावे करे,
लेकिन राजनीति का रक्त चरित्र पश्चिम बंगाल को सालों से दागदार करता आया है। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन राजनीतिक विरोधियों का कत्लेआम पश्चिम बंगाल में पहले भी होता रहा था, आज भी हो रहा है। यही वजह है कि बीजेपी अपने नेता मनीष शुक्ला की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही है। पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच पर उसे जरा भी भरोसा नहीं है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना और चोरी ऊपर से सीना जोरी का माहौल बनाकर लगभग रोज एक कार्यकर्ता की हत्या करना, मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं, क्या यही न्याय है? क्या यही बंगाल की लोकतंत्र है? जिस प्रकार से ममता बनर्जी दूसरे राज्यों में जाकर वहां अन्याय के विषय में बात करती है, अपने प्रतिनिधि को दूसरे राज्यों में भेजती है, मैं आज ममता जी से सवाल पूछना चाहता हूं, ममता जी, आप मनीष शुक्ला के घर कब जाएं? फिलहाल बंगाल में बीजेपी ने मनीष शुक्ला की हत्या को ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लेकिन हकीकत तो यही है कि पश्चिम बंगाल में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में खूनी संघर्ष का एक ऐसा दौर फिर से शुरू हो गया है जिससे हिंदुस्तान की सियासत दागदार होगी। एलएसी पर भारतीय सैनिकों के हाथों पिटने के बाद अब चीन की सेना साजिश का नया जाल बिछाने में जुटी है। चीन अब पीठ पीछे वार करने की फिराक में, जिसके लिए शी जिनपिंग ने पाकिस्तान की सेना से मदद मांगी। सूत्रों के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के साथ डील कर ली है कि तुम हमें सैनिक दो, हम तुम्हें हथियार दें। इसी समझौते के तहत चीन की सेना ने अब पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके और गिलगित बल्चिस्तान में कंट्रोल रूम बनाया है। साथ ही पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी फौज की एनएलआई यानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का साझा ट्रेनिंग सेंटर भी खोल दिया गया है, जहां पाकिस्तान की सेना चीन को यह सिखा रही है कि बर्फीले मौसम और ऊंचे पहाड़ों पर जंग कैसे लड़ी जाती है। दरअसल लद्दाख में बीते 6 महीने के दौरान चीन को समझ में आ गया कि उसके सैनिक इतनी ऊंचाई पर भारत से लड़ नहीं पाए। ऐसे में शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के सैनिकों को भाड़े पर लेकर उन्हें भारत के खिलाफ युद्ध में झोंकने का उन्होंने मन बनाया। पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का चयन इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान में 16 बटालियन वाली ये इकलौती टुकड़ी है जिसे माउंटेन वॉरफेयर यानी पहाड़ों पर जंग लड़ने का तजुर्बा है। पाकिस्तान की सेना में पंजाबी और पख्तूनों के बीच अपना दबदबा कायम करने की जो अंदरूनी लड़ाई है, उससे भी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री अब तक बची हुई है। आजादी से पहले जम्मू कश्मीर रियासत की इस फौज का नाम गिलगित स्काउट्स होता, जिसमें वहां के स्थानीय कबीलों के जवानों की भर्ती की जाती थी। आज भी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में बाल्टी, शिना, मुगल, कश्मीरी और पठान कबीलों के जवान हैं। दुनिया भर की सेनाओं पर नजर रखने वाली गैर सरकारी संस्था ग्लोबल सिक्योरिटी के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में 49% सिपाही शिया हैं, जबकि 18% सुन्नी है। शियाओं का दबदबा होने की वजह से चीन को लगता है कि पाकिस्तानी फौज की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री से चीन को बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी, खासकर शिनजियांग में, जहां वीगर मुसलमानों पर जुल्म ढाने की वजह से पाकिस्तान में भी कई इस्लामिक संगठन चीन से नफरत करते हैं। हालांकि चीन की यह चाल भी उस पर भारी पड़ सकती है। इसकी 2 वजह हैं। पहली ये कि पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में कट्टरपंथियों को ट्रेनिंग देने के लिए नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का ही इस्तेमाल किया था। रणनीतिक मामलों के जानकार और अमेरिका के मशहूर लेखक इब्न मर्फी ने अपनी किताब द मेकिंग ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान में विस्तार से बताया कि 1947-48 में जम्मू कश्मीर में कबायली हमले, अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध और 1999 में करगिल की लड़ाई में पाकिस्तान ने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों का इस्तेमाल जिहाद के नाम पर ही किया था। पाकिस्तान ने एक तरह से अपनी फौज की इस टुकड़ी को आतंकवादी संगठन के रूप में खड़ा किया हुआ। ऐसे में चीन अगर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को अपना मोहरा बनाने के बारे में सोच रहा है तो यह उसकी भूल है, क्योंकि देर सवेर पाकिस्तानी सेना की वर्दी वाले ये आतंकी चीन के लिए भस्मासुर साबित हो सकते हैं। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के इतिहास का दूसरा पहलू भी चीन को शायद याद नहीं है। शी जिनपिंग भूल गए हैं कि 1984 में जनरल जियाउल हक और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के दम पर ही भारत की जमीन हड़पने का सपना देखा था।
1842 में सियाचिन में न तो जियाउल हक के मंसूबे पूरे हुए, माफ कीजिएगा 1984 में, और 1999 में करगिल में परवेज मुशर्रफ की साजिश भी नहीं कामयाब हुई। दोनों बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को बुरी तरह धोया था। बहुत बौखलाया हुआ है चीन, बहुत तिलमिलाई है लाल सेना। हार से छूट रहा है शी का पसीना। अब आतंकियों के भरोसे है चीन की सेना। चीन अपनी लाल सेना का रौब दशकों से दुनिया को दिखाता रहा है। अपनी सेना और हथियारों को लेकर भी चीन बड़े बड़े दावे करता रहा है, लेकिन LAC पर दुनिया की सबसे बड़ी कही जाने वाली लाल सेना जैसे ही भारत के जाबाजों से टकराई, उनकी ताकत और हौसले की पोल खुल गई। LAC पर भारत के साथ उलझकर चीन न सिर्फ अपने ही बनाए जाल में फंस गया, बल्कि दुनिया भर में उसकी सेना की झूठी ताकत का सच भी सामने आ गया। भारत से बुरी तरह मुंह की खाने के बाद भी चीन ने अपनी बची खुची इज्जत बचाने की कई बार कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब चीन की सेना को आतंकियों के बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। गलवान और पैंगांग में मुंह की खाने के बाद चीन की सेना ने बार बार भारत के खिलाफ साजिश रची। अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए उसने LAC पर दोनों देशों के बीच हुए समझौते की धज्जियां तक उड़ा दी, लेकिन उसके बावजूद भी चीन को कामयाबी नहीं मिली। अब चीन ने भारत के खिलाफ एक नया पैंतरा चल दिया है, जिसके तहत चीन अब पाकिस्तान की मदद से भारत को नुकसान पहुंचाने का ख्वाब देख रहा है, जिसके तहत उसने अपने इन मंसूबों को अंजाम देने के लिए जो रास्ता अपनाया है उसे सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि चीन की सेना अब पाकिस्तान के आतंकियों की मदद से अपनी हार का बदला लेने का ख्वाब देख रही है। LAC पर भारत के खिलाफ हर हथकंडे में नाकाम होने के बाद चीन अब पाकिस्तान की मदद से भारत को नुकसान पहुंचाने और भारत को धमकाने की कोशिश में जुटा है। चीन और पाकिस्तान की साजिश का सच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर हुआ है। इस सनसनीखेज खुफिया जानकारी के मुताबिक शी जिनपिंग और इमरान खान सीधे तौर पर इस साजिश की निगरानी कर रहे हैं और इसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। इस साजिश को अंजाम देने के लिए चीन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अपने सैनिक भेजे हैं। चीन के ये सैनिक भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सैनिकों की मदद कर रहे हैं। चीन ने अपने सैनिकों के साथ साथ POK में रडार, ड्रोन और भारी मात्रा में हथियार भी भेजे हैं। POK में चीन की सेना पाकिस्तान की हर तरह से मदद कर रही है और चीन के सैनिक पाकिस्तान के सैनिकों को सीज फायर तोड़ना सिखा रहे हैं। इस तरह चीन के POK में पहुंचने के बाद चीन और पाकिस्तान मिलकर सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके अलावा चीन की सेना पाकिस्तान को आतंकी घुसपैठ कराने की भी ट्रेनिंग दे रही है। वैसे तो चीन काफी समय से LOC पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था, लेकिन अब उसने इस काम को अंजाम देना शुरू कर दिया है और चीन के सैनिक POK में पहुंच भी चुके हैं। इससे साफ है कि आने वाले वक्त में चीन LAC पर हार की तिलमिलाहट को पाकिस्तान के साथ मिलकर LOC के रास्ते पूरा करने की कोशिश और तेज करेगा और चीन अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की सेना से ज्यादा उसके आतंकियों का इस्तेमाल कर सकता है। चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर के एक साथ भारत के अगेंस्ट साजिश रच रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आज उन्होंने शुरू किया है या 2 दिन पहले शुरू किया है, इसकी इंडिकेशंस तो बहुत पहले से मिलती आई है और हमारी खुफिया एजेंसीज ये हमें मुहैया करवाते रहे हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट।
दुनिया का ऐसा देश है जो अपने दोस्तों से भी पूरा हिसाब करता है। वैसे तो चीन ने पीओके में भारत के साथ अपनी दुश्मनी का हिसाब पूरा करने के लिए अपने सैनिक भेजे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को यही बता रहा है कि चीन के सैनिक बाजवा के बुज़दिलों की मदद के लिए आए हैं और इस मदद की चीन पूरी कीमत भी वसूल कर रहा है। न्यूज 18 को मिली खुफिया जानकारी के अनुसार जिस तरह से LAC के ऊपर चीन की सेना लगातार भारतीय जवानों से पिट रही है, ठीक वैसी ही हालत LOC पर पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान की सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन करती है और भारत के मुंह तोड़ जवाब में उनका तगड़ा नुकसान होता है। लगातार भारत से पिटने के बाद अब दोनों देशों के बीच एक सीक्रेट समझौता हुआ है, जिसके तहत चीन की पीओके में सेना पहुंच चुकी है और उसके बदले चीन ने पाकिस्तान से स्पेशल कमांडो मांग लिए हैं। चीन ने पाकिस्तान को पीओके में सैनिक और हथियार देने के बाद उससे इसकी बड़ी कीमत भी वसूल की है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने बदले में पाकिस्तान की कुछ खास बटालियन के स्पेशल कमांडो बाजवा की सेना से ले लिए हैं। पाकिस्तान की सेना के कमांडो लद्दाख में चीन के सैनिकों के साथ तैनात किए गए हैं। चीन ने जिन सैनिकों को पाकिस्तान की सेना से लिया है वो सभी गिलगित बाल्टिस्तान के रहने वाले हैं और पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री और फ्रंटियर फोर्स से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान सेना की इन दोनों ही बटालियन में ज्यादातर गिलगित बाल्टिस्तान के युवा काम करते हैं। चीन ने इन जवानों को खास तौर पर चुना है क्योंकि ये लोग LAC जैसी परिस्थितियों में बेहतर ढंग से काम करते हैं। ये कमांडो अब चीन के सैनिकों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। पाकिस्तान में काम करने वाले गिलगित और बाल्टिस्तान के रहने वाले कमांडो चीन के सैनिकों को ऊंचाई और ठंड से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके लिए गिलगित बाल्टिस्तान में 1 दर्जन ट्रेनिंग कैंप भी लगाए गए हैं। चीन और पाकिस्तान के बीच सैनिकों के लेन देन को लेकर सीक्रेट समझौता काफी पहले ही हुआ था, लेकिन अब इसे अंजाम देना शुरू किया गया है। इसी के तहत पीओके में चीन के सैनिक भेजे गए हैं, जबकि लद्दाख में पाकिस्तानी सेना के वो कमांडो पहुंचाए गए हैं जो गिलगित बाल्टिस्तान के रहने वाले हैं, क्योंकि ये लोग LAC की परिस्थितियों से निपटना और ठंड का सामना करना बेहतर ढंग से जानते हैं। यदि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उनको अपनी अस्तित्व को अपने बर्जस को जमाना है, अपने एक्सपेंडिज्म को करना है, तो उनके लिए ये दोनों देश मिलकर के आपको, यदि आप बोलते रहे कि ये बायलैटरल इशू है, हम बायलैटरली लड़ेंगे, हम बायलैटरली करेंगे, तो ये भी आपकी भूल है। और ये आप मत भूलिए कि ये जब होगा तो ये आपको समय नहीं देगा। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की साजिश को अंजाम देने के लिए एक पुख्ता रणनीति बनाई गई है और इससे जुड़ी कई सनसनीखेज जानकारियां न्यूज 18 के पास है। इन दोनों देशों की भारत के खिलाफ बनाई गई रणनीति को अंजाम देने के लिए एक हेडक्वार्टर भी तैयार किया गया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत को घेरने की एक नई रणनीति बनाई है। इसी रणनीति के तहत दोनों देशों के सैनिकों को अपने अपने मोर्चों पर पहुंचा दिया गया है। चीन और पाकिस्तान ने इस रणनीति को बहुत सोच समझकर बनाया है ताकि साजिश का पर्दाफाश ना हो, क्योंकि दोनों देशों के अधिकारी मिलकर एक कंट्रोल रूम तैयार कर बैठे हैं। उस कंट्रोल रूम में भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, जिसमें चीन और पाकिस्तान के आला अफसर बैठकर भारत के खिलाफ ताना बाना बुन रहे हैं। मुजफ्फराबाद में चीन और पाकिस्तान की साजिश को जिस तरह से अमली जामा पहनाया जा रहा है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। इस साजिश के तहत एक तरफ तो भारत को सैन्य मोर्चे पर घेरने की कोशिश की गई है, तो दूसरी ओर भारत में आतंकी घुसपैठ कराने और आतंकियों से हमले करने का भी प्लान तैयार किया गया है। लेकिन इन दोनों दुश्मन देशों की इस साजिश का भारत ने जिस तरह से जवाब देना शुरू किया है, उससे दोनों ही देशों में खलबली भी मच गई है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर चीन और पाकिस्तान को जवाब दिया है, बल्कि इन दोनों के इशारे पर देश में दाखिल हो रहे आतंकियों का भी सफाया किया जा रहा है। पीओके में चीन और पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के साथ आने से एक खतरा तो यकीनन है। माना जा रहा है कि अपनी जिस फौज को आतंकी बनाकर पाकिस्तान 73 साल से भारत के खिलाफ छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर छिड़े हुए है, उसी को चीन भी मोहरा बनाकर भारत में आतंकी हमले करा सकता है।
वैसे भी चीन की सेना पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी संगठनों को पैसे और हथियारों की मदद देकर भारत को कमजोर करने की साजिश रचती रही है। खुफिया एजेंसियों को कई बार इस बात के भी पक्के सबूत मिल चुके हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में माओवादी और नक्सली गिरोहों को भी चीन से मदद मिलती है। अब अंदेशा यह है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों का इस्तेमाल भी चीन कर सकता है। यह खतरा तो खैर बीते 2 दशक से है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को आगे करके चीन की सेना एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध छेड़ सकती है। 2 फ्रंट वॉर, जिसके बारे में चीन के सरकारी मीडिया ने 2013 में ही धमकी दी थी कि भारत के खिलाफ चीन इस रणनीति पर अमल कर सकता है। वैसे भारत ने इस खतरे से निपटने की तैयारी भी 2 दशक पहले ही शुरू कर दी थी। अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख तक LAC पर सड़क, पुल, रेल नेटवर्क, सुरंगों का निर्माण उसी रणनीति के तहत शुरू हुआ था। लद्दाख में चीन के साथ टकराव में भारत की वही तैयारी गेम चेंजर साबित हुई। बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती और उनके लिए हथियार और साजो सामान पहुंचाने में भारत ने जो तेजी दिखाई, उससे चीन की सेना भौचक्की रह गई। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन जो खेल खेल रहा है, उसकी आशंका भी पहले से थी। 2018 में ही भारत की सेना और वायुसेना ने इसका युद्धाभ्यास भी कर लिया था। उसी का नतीजा है कि आज भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने ऐलान कर दिया कि चाहे चीन से अकेले निपटना हो या फिर चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ, भारत हर चुनौती को हराने के लिए तैयार है। भारत के खिलाफ शी इमरान की नई चाल। चीन पाकिस्तान में सैनिकों की सौदेबाजी। भारत में आतंकी वारदात की दोहरी साजिश। भारत के खिलाफ चीन ने आतंकियों का थामा दामन। भारत से बार बार पिटने के बाद चीन और पाकिस्तान अब अपने सैनिकों की सौदेबाजी पर उतर आए हैं। चीन पाकिस्तान के लिए POK में सैनिक और गोला बारूद पहुंचा रहा है, तो बदले में पाकिस्तान चीन को ऐसे सैनिक दे रहा है जो पहाड़ और ठंड को बेहतर ढंग से झेल सकते हैं। सैनिकों की सौदेबाजी के साथ साथ अब पाकिस्तान की आतंकी साजिशों में भी चीन ने कंधे से कंधा मिला लिया है। चीन POK में पाकिस्तान सेना को सीज फायर उल्लंघन में मदद देने के साथ साथ भारत में आतंकी घुसपैठ कराने में भी मदद पहुंचा रहा है। पाकिस्तान दशकों से LOC के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराता रहा है और भारत इसका हमेशा मुंहतोड़ जवाब भी देता है। लेकिन अब पाकिस्तान ने अपने इस काले करतूत में चीन को भी शामिल कर लिया है। POK में मौजूद चीनी सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों की मदद कर रहे हैं कि वो किसी तरह जम्मू कश्मीर में आतंकियों का घुसपैठ जारी रख सके। चीन और पाकिस्तान की मिलीजुली आतंकी साजिश की वजह से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी संगठन सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पंपोर में हुए आतंकी हमले को इन दोनों देशों की साजिश का नतीजा माना जा रहा है। यह हमला जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर में किया गया। आतंकी ने पंपोर के कंदीझाल पुल पर जवानों को निशाना बनाया। यह हमला CRPF की पेट्रोलिंग पार्टी पर किया गया, जिसमें CRPF के 2 जवान शहीद हो गए और 3 जवान जख्मी हुए हैं। यह हमला जिस वक्त हुआ, न्यूज 18 भी मौके पर मौजूद था। पुल के इर्द गिर्द छिपे आतंकियों ने CRPF को चौतरफा घेर कर उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसी फायरिंग में 5 जवान जख्मी हुए, जिन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 जवान शहीद हो गए। बाद में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया और दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। हालांकि आतंकी भागने में कामयाब रहे। देखिए, बिल्कुल मैं आपको दिखाना ये जो
ये जो आपको झाड़ियां दिख रही हैं, बिल्कुल यही वो स्पॉट है टेंगन का एरिया, जहां पे अब यहां से किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि लगातार गोलाबारी हो रही है, लगातार गोलियां चल रही हैं। यही वजह है कि जो ये स्पॉट्स हैं राइट लेफ्ट, उनको बंद कर दिया गया है, उनको ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि इधर उधर कोई ना जा सके। चाहे वो यहां से आप देखेंगे पूरा आर्मी ने ये पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया, और आर्मी की गाड़ियां आप देखेंगे, आर्मी के लोग देखेंगे। और यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, सीआरपीएफ जो है, किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है सीआरपीएफ की। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं आप, लगातार अब पुलिस के लोग जो है, पुलिस के ऑफिसर, सीआरपीएफ के ऑफिसर्स, आर्मी के लोग जो हैं, वो लगातार स्पॉट पे जा रहे हैं, और लगातार ये मूवमेंट अब आप यहां पे देखेंगे। इस वारदात को अंजाम देकर आतंकी फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ ही घंटे में इन आतंकियों की पहचान कर ली, और अब इनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है, ताकि इन्हें अंजाम तक पहुंचाया जा सके। दूर फायरिंग की AK-47 से, और हमारे लोगों ने रिटेलिएट किए, उसमें काफ़ी क्रॉस फायरिंग हुआ, और उसमें क्रॉस फायर में हमारे और जवान 2 जख्मी हो गए सीआरपीएफ के, और भागने में कामयाब हो गया। लेकिन चूँकि आइडेंटिफाई ऑलरेडी हम कर चुके हैं हम लोग, और जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ये वही LAT का टेररिस्ट है, जो पाकिस्तान से एक आया, एक का नाम सैफुल्लाह है, एक लोकल टेररिस्ट है, और ये इससे पहले चरोरा में अटैक किया था सीआरपीएफ पर। हमारे उसमें एक SI शहीद हुए थे, और कुछ दिन पहले नौगांव सेक्टर में दूर से फायर किया था। इसका ये तीसरा इंसिडेंट है। भारत ने LOC पर पाकिस्तान और LAC पर चीन को जिस तरह से करारा जवाब दिया, उसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के हौसले पस्त हैं, जिसका नतीजा यह है कि अब दोनों ने हाथ मिलाकर भारत के खिलाफ आतंकियों को अपना हथियार बनाया है। लेकिन भारत इसका भी जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, उससे इन दोनों देशों की ये साजिश भी नाकाम हो रही है। दुनिया में भारत का बढ़ता कद चीन और पाकिस्तान की परेशानी की सबसे बड़ी वजह है। सुपर पावर बनने के लिए बेताब चीन भारत को काबू करने की तैयारी में है। वो LOC पर पाकिस्तान की मदद कर भारत को घेरने की तैयारी में है, क्योंकि LAC पर वो कामयाब नहीं हुआ था। LAC पर चीन ने जो बड़ी गलती की थी, उससे बड़ी गलती वो अब आतंकियों का साथ देकर कर रहा है। चीन को यह लगता है कि अगर भारत को LAC और LOC दोनों मोर्चों पर एक साथ घेरा जाए तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी। ऐसे में भारत के खिलाफ उसकी लड़ाई आसान हो जाएगी। चीन को अपनी इसी चाल में कामयाबी की उम्मीद है, लेकिन उसे शायद ये पता नहीं कि चीन और पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए भारत को यह अंदेशा दशकों पहले हो गया था कि उसे एक न एक दिन दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। इसलिए भारत ने इसके लिए दशकों पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, और अब भारत LAC और LOC पर एक साथ दुश्मन को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया ने ऐलान करके दोनों देशों को यह बताया कि भारत एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने कई बार इस विषय पे क्लियरली बोला है कि हम किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है, एंड उसमें 2 फ्रंट वॉर भी इंक्लूडेड है। हमारी हमेशा ये फोकस रहता है कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी करंट थ्रेट सिनेरियो के अगेंस्ट बिल्डअप की जाए, अगेंस्ट प्रिपेयर्ड रहे, एंड हमारी कैपेबिलिटी पूरी तरह से तैयार है 2 फ्रंट वॉर के लिए भी। भारत चीन और पाकिस्तान की साजिशों को देखते हुए अपनी तैयारी में भी पीछे नहीं है। सीमा पर भारत लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करता जा रहा है। भारत के नए इंफ्रास्ट्रक्चर से चीन का डर बहुत बढ़ गया है। चीन बार बार इसीलिए सीमा पर तनाव बढ़ाता है, ताकि भारत का बुनियादी ढांचा मजबूत होने से रोक सके। भारत ने दरबुकशोक दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली सड़क लगभग तैयार कर ली है। अक्टूबर के अंत तक इस सड़क का काम पूरा होने की उम्मीद है। इसी सड़क के निर्माण पर चीन ने ऐतराज जताया था, क्योंकि इस सड़क के बन जाने से LAC पर भारत काफी मजबूत हो जाएगा, और LAC तक सेना की पहुंच काफी आसान हो जाएगी, और हथियार गोला बारूद आसानी से पहुंच सकेंगे। भारत चीन और पाकिस्तान से सैन्य मुकाबला करने के लिए तो पूरी तरह तैयार है ही, कूटनीति के मोर्चे पर भी चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है। भारत की कूटनीति की वजह से पाकिस्तान पहले ही दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। अब चीन का भी वही हाल हो रहा है। अगले हफ्ते क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। क्वाड देशों के समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। इस बैठक में हिंद प्रशांत महासागर में चीन से निपटने की तैयारी की जाएगी।
अमेरिका चीन को सीधी चेतावनी जारी कर चुका है। अमेरिका ने कहा है कि हिंद प्रशांत महासागर में तनाव न बढ़ाए, वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारत की ये तैयारियां इसलिए भी हैं क्योंकि भारत को मालूम है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत को रोकने के लिए कभी भी एक साथ मोर्चा खोल सकते हैं। इसलिए भारत कई मोर्चों पर इनके खिलाफ नाकाबंदी कर रहा है। भारतीय सेनाएं टू फ्रंट वार के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसका जिक्र आज भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने भी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना न सिर्फ टू फ्रंट वॉर के लिए सक्षम है बल्कि तैयार है। यही हाल भारतीय सेना का भी है। अगर टू फ्रंट वॉर भारत के ऊपर सौंपा जाता है तो भारतीय वायुसेना दोनों फ्रंट्स पे जोर शोर के साथ दुश्मन को नष्ट करेगी। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की बुनियाद भी भारत विरोध है। इसी विरोध में अंधा होकर पाकिस्तान अपनी जमीन तक चीन को गिरवी दे रहा है और चीन आतंकियों की गोद में बैठ गया। इसके बावजूद भारत के खिलाफ इनकी कोई भी साजिश कामयाब नहीं।